हेलो प्यारे बच्चों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। स्वागत है आप सबका स्टडी उशम चैनल पे। आज हम 10th क्लास का इतिहास का पार्ट नंबर 5 मुद्रण संस्कृति और आधुनिक दुनिया के क्वेश्चन आंसर्स करेंगे। ठीक है, और ये सारे क्वेश्चन आपके एग्जाम में भी आए हुए हैं और आपके एग्जाम के लिए भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है कि मुद्रण क्रांति के प्रभावों की व्याख्या कीजिए। तो आंसर है मुद्रण क्रांति के प्रभाव। पहला है कि छापे खाने के आने से एक नया पाठक वर्ग पैदा हुआ। दूसरा, छपाई में लगने वाली लागत व श्रम कम हो गया। तीसरा पॉइंट, छपाई से किताबों की कीमत गिरी। चौथा, बाजार किताबों से पट गई, पाठक वर्ग भी बेहतर होता गया। पांचवा, मुद्रण क्रांति के कारण पहले जो जनता श्रोता थी वह अब पाठक में बदल गई। छठा पॉइंट है कि अब किताबें समाज के व्यापक तबकों तक पहुंच चुकी थी। देखिए, इसे मैंने 6 पॉइंट लिखे हैं। आप अगर एग्जाम में आता है तो आप अपने मार्क्स अकॉर्डिंग लिखेंगे। अगर 2 नंबर में आपसे पूछेगा तो 2 पॉइंट लिखना, 3 नंबर में पूछेगा तो 3 पॉइंट लिखना, अगर 5 में पूछता है तो 5 पॉइंट लिखना। ठीक है, इन 6 में से कोई भी आप 5 पॉइंट लिखेंगे तो आपको पूरे मार्क्स मिल जाएंगे। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2 कि यूरोप में मुद्रण संस्कृति के उदय में मदद करने वाले कारकों की व्याख्या कीजिए। तो आंसर है यूरोप में मुद्रण संस्कृति के उदय में मुख्य कारक। पहला है जोहान्स गुटेनबर्ग द्वारा प्रिंटिंग प्रेस का आविष्कार, जिससे पुस्तकों का उत्पादन सस्ता और तेज हो गया। फिर दूसरा है मार्को पोलो द्वारा चीन की वुड ब्लॉक प्रिंटिंग तकनीक का यूरोप में प्रसार। तीसरा है किताबों की बढ़ती मांग। चौथा, ज्ञान का प्रसार। पांचवा, सस्ती और सुलभ सामग्री। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि भारत में प्रेस स्वतंत्रता को रोकने के लिए ब्रिटिश सरकार द्वारा क्या क्या कदम उठाए गए। तो आंसर है ब्रिटिश सरकार द्वारा उठाए गए मुख्य कदम। पहला है एडम रेगुलेशन, यह आया था आपका 1823 में। इस कानून ने सरकार को प्रेस पर नियंत्रण रखने के लिए लाइसेंसिंग की सुविधा शुरू की। ठीक है, सेकंड पॉइंट है लाइसेंसिंग अधिनियम, ये 1857 में आया था। 1857 के विद्रोह के बाद गवर्नर जनरल कैनिंग ने इस अधिनियम को पारित किया, जिसने प्रेस पर कड़े प्रतिबंध लगाए। तीसरा है कि वर्नाक्यूलर प्रेस अधिनियम 1878, लॉर्ड लिटन द्वारा प्रस्तावित इस अधिनियम का उद्देश्य स्थानीय भाषा के प्रेस को ब्रिटिश नीतियों की आलोचना करने से रोकना था। चौथा पॉइंट है भारतीय प्रेस अधिनियम 1910। यह अधिनियम प्रेस पर भी कड़े नियम और सेंसरशिप लगाकर क्रांतिकारी गतिविधियों को दबाने के लिए था। अगला क्वेश्चन है कि भारतीय महिलाओं पर मुद्रण संस्कृति का प्रभाव क्या था, उदाहरण के साथ बताइए। तो आंसर है कि भारतीय महिलाओं पर मुद्रण संस्कृति का प्रभाव। तो आंसर है पहला है शिक्षा में सुधार। मुद्रित सामग्री के माध्यम से महिला शिक्षा के महत्व पर जोर दिया, जिससे समाज में शिक्षा को लेकर सोच बदली। दूसरा है सामाजिक जागरूकता और सशक्तिकरण। महिलाओं के मुद्दे जैसे उनके अधिकार, शिक्षा और सामाजिक बुराइयों पर पत्रिकाओं और अखबारों में लेख छपने लगे, जिससे सामाजिक जागरूकता बढ़ी। तीसरा पॉइंट है किताबों और पत्रिकाओं तक पहुंच। मुद्रण संस्कृति के कारण किताबें और पत्रिकाएं आम लोगों तक आसानी से पहुंचने लगीं, जिससे महिलाओं को शिक्षित होने का अवसर मिला। उदाहरण है कि रासुंदरी देवी 19वीं सदी में पूर्वी बंगाल में रससुंदरी देवी ने गुप्त रूप में पढ़ना सीखा। फिर है सावित्रीबाई फूले। एक और महत्वपूर्ण उदाहरण सावित्रीबाई फूले का है, जिन्होंने महिला शिक्षा और अधिकारों के लिए काम किया और उनके कार्यों को मुद्रित माध्यमों से व्यापक दर्शकों तक पहुंचाया गया। अगला क्वेश्चन है कि मुद्रण संस्कृति ने भारत में राष्ट्रवाद को बढ़ावा देने के लिए किस प्रकार योगदान दिया। तो आंसर है कि मुद्रण संस्कृति ने भारत में राष्ट्रवाद को बढ़ावा देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। पहला पॉइंट है इसमें कि जागरूकता और विचारों का प्रसार। समाचार पत्रों, पुस्तकों और पत्रिकाओं के माध्यम से राष्ट्रवादी विचारों जैसे स्वतंत्रता और
समानता के आदर्शों को आम जनता तक पहुंचाया गया। दूसरा पॉइंट है कि सरकारी नीतियों का पर्दाफाश। राष्ट्रवादी समाचार पत्रों ने ब्रिटिश कुशासन की नीतियों और अत्याचारों को उजागर किया, जिससे लोगों में ब्रिटिश शासन के प्रति गुस्सा और विरोध बढ़ा। थर्ड पॉइंट है एकजुटता और चेतना का विकास। मुद्रण ने विभिन्न क्षेत्रों और सामाजिक समूहों के लोगों को एक साझा पहचान और उद्देश्य के लिए एकजुट होने में मदद की। चौथा है सार्वजनिक बहस को बढ़ावा। समाज सुधारक और राष्ट्रवादी नेता अपने विचारों को प्रकाशित कर सकते थे, जिससे सार्वजनिक बहसें और चर्चाएं शुरू हुई। पांचवा पॉइंट है राष्ट्रवादी लेखकों को मंच। लेखकों और पत्रकारों ने अपनी रचनाओं के माध्यम से राष्ट्रवाद को बढ़ावा दिया। अगला क्वेश्चन, 19वीं सदी में भारत में गरीब जनता पर मुद्रण संस्कृति का क्या असर हुआ? आंसर है कम कम कीमत की पुस्तकों और सार्वजनिक पुस्तकालयों की उपलब्धता के कारण भारत में मुद्रण संस्कृति के प्रसार से गरीब लोगों को फायदा हुआ। जातिगत भेदभाव और उसके निहित अन्याय के खिलाफ ज्ञानवर्धक निबंध लिखे गए। इन्हें देश भर के लोगों ने पढ़ा। समाज सुधारकों के प्रोत्साहन और समर्थन पर अधिक काम करने वाले कारखानों के श्रमिकों ने स्वयं शिक्षा के लिए पुस्तकालयों की स्थापना की। अगला क्वेश्चन है 18वीं सदी के यूरोप में कुछ लोगों को क्यों ऐसा लगता था कि मुद्रण संस्कृति में निरंकुशवाद का अंत और ज्ञानोदय होगा? तो आंसर है कि 18वीं सदी में मध्य तक लोगों में यह विश्वास बन चुका था कि मुद्रण संस्कृति से निरंकुशवाद का अंत होगा तथा ज्ञान का तेजी से प्रसार होगा, क्योंकि पहला पॉइंट है कि अधिक संख्या में पुस्तकें छपने से पुस्तकें समाज के सभी वर्गों तक पहुंच गईं। दूसरा पॉइंट है कि पुस्तकें सस्ती भी होती गईं, जिससे गरीब लोग भी उन्हें खरीद सकते थे। तीसरा पॉइंट है कि नए नए विषयों पर पुस्तकें बाजार में आने से लोगों की पुस्तकों में रुचि बढ़ती गई, जिससे बहुत से लोग पुस्तकों के नियमित पाठक बन गए। लुईस सेबेस्तियन मर्सिए और मार्टिन लूथर जैसे समाज सुधारकों ने महसूस किया कि मुद्रण संस्कृति प्रगति और जनता की राय का सबसे शक्तिशाली औजार है और इसलिए इससे निश्चित रूप से निरंकुशवाद का अंत और ज्ञानोदय होगा। अगला क्वेश्चन है कुछ लोगों की किताबों की सुलभता को लेकर चिंतित क्यों थे? यूरोप और भारत में एक एक उदाहरण लेकर समझाएं। तो आंसर है कि मुख्य रूप से धर्मगुरु, सम्राट तथा उच्च वर्ग किताबों की सुलभता को लेकर चिंतित थे। वे समझ नहीं पा रहे थे कि छपे हुए शब्दों का लोगों के दिलो दिमाग पर क्या प्रभाव पड़ेगा। उनका मानना था कि यदि पुस्तकों पर कोई नियंत्रण नहीं होगा तो लोग अधर्मी और विद्रोही बन जाएं। उदाहरण के लिए यूरोप में रोमन कैथोलिक चर्च ने प्रतिबंधित किताबों की सूची के माध्यम से मुद्रित पुस्तकों पर अंकुश लगाने की कोशिश की। दूसरा है कि भारत को अंग्रेजी सरकार मुद्रण संस्कृति के प्रसार से चिंतित थी, क्योंकि इससे लोगों में राष्ट्रवादी भावनाएं मजबूत होती जा रही थी। इसलिए भारत में वर्नाक्युलर प्रेस एक्ट ने भारतीय प्रेस और विभिन्न स्थानीय समाचार पत्रों पर प्रतिबंध लगा दिया। देखिए ये आपके एमसीक्यू वाले क्वेश्चन है। पहला है कि जापान में सबसे पुरानी पुस्तक का नाम बताइए। तो आंसर है इसके डायमंड सूत्र। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 कि ज्योतिबा फूले द्वारा रचित पुस्तक गुलामगिरी का मुख्य विषय क्या है? तो इसका मुख्य विषय है जाति प्रथा। फिर क्वेश्चन नंबर 3 स्तंभ कहकर स्तंभ कैसे कि प्रेस की आज़ादी को नियंत्रित
करने वाले कानून पास किए गए थे। ये किए गए थे 1820 में, ठीक है। फिर है कि प्रेस कानून की पुनर्समीक्षा, तो ये की गई थी 1835 में। वर्नाकुलर प्रेस एक्ट ये आया था आपका 1878 में। और बंगाल गजट नामक साप्ताहिक पत्रिका का प्रकाशन ये हुआ था 1780 में। तो इस तरह से आंसर आपका सी होगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4, निम्नलिखित घटनाओं को उनके काला अनुक्रमानुसार व्यवस्थित कीजिए। बंगाल गजट, संवाद कौमुदी, जाम ए जहां और रामचरितमानस का पहला मुक्त। तो इसका देखिए सबसे पहले आपका आएगा बंगाल गजट, ठीक है, ये फर्स्ट नंबर पे आएगा। इसके बाद आएगा रामचरितमानस का पहला मुद्रित संस्करण। फिर आएगा आपका संवाद कौमुदी, ठीक है। और फिर आपका सबसे लास्ट में आएगा जाम ए जहां। तो 1 3 4 2, ये ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5, कि निम्नलिखित में से सभी कथन की पहचान कीजिए। छापे खाने के आने पर एक नए पाठक वर्ग का उदय हुआ। छपाई से पुस्तकों की कीमत कम हो गई। छापे खाने के प्रभाव के कारण पुस्तकें समाज के विभिन्न वर्गों तक सुलभ हुई। तो आंसर इसमें सारे कथन जो वो बिल्कुल सत्य हैं, ठीक है। किसने कहा था कि मुद्रण ईश्वर की समानतम देन है, सबसे बड़ा तोहफा? तो ये कहा था मार्टिन लूथर किंग ने। क्वेश्चन नंबर 7, किसने कहा था कि छापाखाना प्रगति का सबसे ताकतवर औजार है, इसमें बन रही जनमत की आंधी से निरंकुशवाद उड़ जाएगा? तो ये बोला था लुई सेबेस्टियन मर्सी ने। क्वेश्चन नंबर 8, किसने कहा था कि निरंकुशवादी शासकों अब तुम्हारे कांपने का वक्त आ गया है, आभासी लेखक की कलम से जोर के आगे तुम हिल जाओगे? तो ये कहा था लुई सेबेस्टियन मर्सी ने, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9, यूरोप में पहली प्रिंटिंग प्रेस का आविष्कार किसने किया? तो किया था योहान गुटेनबर्ग ने। सही मिलान की पहचान कीजिए। मार्टिन लूथर किंग जापान, मार्को पोलो इटली। तो जो मार्को पोलो ये कहाँ का था? ये इटली का निवासी था, इसलिए जो ऑप्शन नंबर बी है ये ठीक है। क्वेश्चन नंबर 11 से 15 तक संकल्पना और कारण आधारित प्रश्न है, जिनके लिए निम्नलिखित विकल्प आपको यानी कि ABCD इसमें से बताना है, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 11 है कि संकल्पना मुद्रण संस्कृति के कारण पहले जो जनता श्रोता थी वह अब पाठक में बदल गई। कारण है कि अब किताबें समाज के व्यापक तबकों तक पहुंच चुकी। तो इसका देखिए जो ए है, ए का मतलब है कि इसमें जो हमें ये संकल्पना दे रखी हो कारण, दोनों सही है और कारण संकल्पना की सही व्याख्या करता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 12 है इसका संकल्पना है कि जापान की सबसे पुरानी पुस्तक डायमंड सूत्र 1868 ईस्वी में छपी थी और योहान गुटेनबर्ग फ्रांसीसी यात्री था। तो इसमें हमारा क्या है? इसमें ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन सी का मतलब है कि जो संकल्पना दे रखी है वो सही है, लेकिन जो कारण है वो गलत है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 13, संकल्पना रासुंदरी देवी बंगाली भाषा में पहली संपूर्ण आत्मकर अमर जीवन 1876 में प्रकाशित हुई। कारण छापे खाने के प्रयोग से पुस्तकों की संख्या में भारी इजाफा किया। तो देखिए इसमें अभी हमें संकल्पना ठीक है, लेकिन जो हमें ये दे रखा है कारण ये गलत है, इसलिए ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल ठीक होगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 14, संकल्पना की मार्टिन लूथर किंग को लगता था कि छापे खाने के उपयोग से धर्म नष्ट हो सकता है। कारण है कि मार्टिन लूथर किंग ने रोमन कैथोलिक चर्च की कुरीतियों की आलोचना की। तो इसमें ऑप्शन नंबर डी होगा। ऑप्शन नंबर डी का मतलब कि इसमें संकल्पना भी गलत है और कारण भी, दोनों ही चीज़ें गलत है। क्वेश्चन नंबर 15, संकल्पना है कि पांडुलिपियों की उम्र बढ़ाने के विचार से उन्हें जिल्द या तख्ते में बांध दिया जाता था। कारण है कि पांडुलिपियाँ ताड़ के पत्तों या हाथ से बने कागज या नकल कर बनाई जाती थी। तो इसमें हमारा ऑप्शन नंबर जो बी है वो ठीक है कि संकल्पना ठीक है, लेकिन जो कारण है वो सही नहीं है, ठीक है। तो देखिए ये सारे बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे आपके पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से। अगर आपको क्वेश्चन आंसर अच्छे लगे तो प्लीज़ कमेंट करके जरूर बताएं, साथ ही और बच्चों को भी शेयर करें, ठीक है, जिससे उनको इसका फ़ायदा मिल सके। प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब भी ज़रूर करें। तो आज की वीडियो बस इतना ही, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।